बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। जो पंजाब असम्बली जीतने के लिए जो कुछ हो रहा है वो कारोबार तो हो सकता है, सियासत नहीं हो सकती। पंजाब में जो पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है उसको आप अच्छा कारोबार कह सकते हैं, लेकिन उसको सियासत नहीं कह सकते। सियासत किसी भी मुल्क की इस दर्जे गंदी नहीं होती जितनी यहाँ गंदी कर दी गई है। पहले वक्तों में हम सुनते थे कि इंसान बिकते थे, इंसानों की मंडियाँ लगती थी और हम उसको ज़माना जालियत कहते हैं। हर पढ़ा लिखा और जिसका दिमाग काम करता है, जिसने तारीख़ और हिस्ट्री का मुताला किया हुआ है, जिसने 4 किताबें पढ़ी हुई हैं, जो तारीख़ जानता है, आप किसी भी ऐसे इंसान से पूछें वो आपको कहेगा ज़माना जालियत में लोगों की मंडियाँ लगती थी, लोग बिकते थे, मर्द बिकते थे, औरतें बिकती थीं और ज़्यादातर वो लोग होते थे जिनको गुलाम कहा जाता है। एक इंसान अपना गुलाम दूसरे इंसान को बेचता था और वो बिकने वाला कौन था? वो भी इंसान। जिस तरह अब हमारे यहाँ जानवरों की मंडियाँ लगती हैं, वैसे ही उस वक्त इंसानों की मंडियाँ लगती थी। पूरी दुनिया में यही असूल राय था। फिर पूरी दुनिया से इस चीज़ का खात्मा किया गया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसकी मंडी नहीं लग सकती। ये बहुत ही घिनौना जुर्म करार पाया पूरी दुनिया में। तो इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने पहली बार ये सबक दिया कि दुनिया में जितने भी मुसलमान पैदा होते हैं वो आज़ाद पैदा होते हैं। तो उसके बाद लोगों में शऊर आना शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वही उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने पूरी दुनिया में अपनी ज़ानत, अपनी बुर्दबारी और अपनी वसीउल कल्बी और वसीउल ज़हन होने का खिताब पाया। दुनिया में आज भी कितने ऐसे काम हैं जो मुसलमानों ने ईजाद किए हैं और उन्हीं की बेस पर बाकी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, हम खुद को अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के बाद, आज हमारे मुल्क में ये हालत हो गई कि सरेआम इंसानों की मंडियाँ लग रही। ज़माना जालियत में इंसान बिकते थे और पाकिस्तान के इस दौर में बड़े बड़े वज़ीर बिक रहे हैं। सोचने की ये बात है कि आया अब आइंदा हमने ऐसे लोगों को ग़ुलाम समझना है? हमने पार्लियामेंट, हमने असम्बलियों को मंडियाँ समझना है, इंसानों की मंडियाँ? अगर तो आपने पार्लियामेंट और असम्बलियों को इंसानी मंडियाँ बना दिया है तो फिर 2014 के धरने में आपने ये क्यों नारे लगाए थे कि धरने वालों ने कौमी वक़ार को मजरूह किया, पाकिस्तान की जो काबिले एहतराम इमारतें हैं उनकी बेहुरमती की? मुझे हैरत इस बात पर होती है कि जो वज़राए कराम सिर्फ 7-8 साल पहले इन इमारतों को काबिल एहतराम गिरदानते थे, तब भी मेरा एतराज़ था। दुनिया की कोई इमारत इंसान से अफजल नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि एक इंसान का दिल, एक मोमिन का दिल दुनिया में सबसे अफजल है, क्योंकि उस दिल में अल्लाह ताला रहता। तो आपकी नज़र में इमारतें काबिल एहतराम हो गई, लेकिन उन इमारतों में बैठने वाले इंसान जिनको आप इस दर्जा जलालत के आला रुतबे पर फायज कर रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं। आपकी नज़र में इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं, लेकिन इमारतों की इज़्ज़त है। आज अगर मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि आपके अपनी हरकतों और करतूतों की वजह से पार्लियामेंट और असम्बली को लोग मंडियाँ कहना शुरू हो गए, इंसानों की मंडियाँ, जहाँ इंसान बिकते हैं, तो आप कल इस बात पर एतराज़ उठाएंगे कि ये हमारी असम्बली और पार्लियामेंट जो हमारी मुक़द्दस इमारतें हैं, मुक़द्दस ऐवान है, ऐवान बाला हैं, उनकी बेहुरमती हो रही है। आपने इन इमारतों की इज़्ज़त के लिए क्या किया? आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बस वहाँ एक आध मुजरा करवा दें, रही से ही कसर ख़त्म हो जाएगी। और जिस तरह जिन लोगों को आप ख़रीदते हैं वो जिस तरह नाचते हैं आपके आगे पीछे, आपके हुक्म के तहत चलते हैं, आपकी उंगलियों के इशारों पर नाचते हैं, मुजरा तो वो हो ही जाता है। मैं उसको सियासी मुजरा कहूँगा, या एक मैंने पुरानी किताब पढ़ी थी, उसका जो टाइटल था वही दूंगा, पार्लिमानी मुजरे। पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। हम पूरी दुनिया की लीडरी करने के चक्कर में, हम पूरी दुनिया और ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनने का सोच रहे हैं, और हालत हमारी ऐसी है कि 2 जमा 2 हमारे जवाब में 4 नहीं आ रहा। हम कभी 6 कह रहे हैं, कभी 5 कह रहे हैं, कभी 3.5 कह रहे हैं, कभी 2.5 कह रहे हैं, और आवाम को हम यही बता रहे हैं
کہ 2+2 4 کبھی بھی نہیں ہوتا، اور پاکستان میں آپ نے دکھا دیا کہ 2+2 4 نہیں ہوتا۔ اتنی سیدھی سیدھی باتوں کو آپ عوام کے سامنے ایسے بیان کرتے ہیں کہ عوام بھی، خاص کر آپ کے ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ایسا باتوں میں آتے ہیں کہ وہ کسی کی سنتے نہیں۔ ان کو خود پتہ نہیں لگتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں اس بات میں وزن نہیں ہے، لیکن اس پہ وہ بہت زیادہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ملک میں نفرتیں پھیلائی ہیں، ہمیشہ نفرتیں پھیلائی۔ یہ عمران خان صاحب نہیں تھے تو تب نواز شریف، نون لیگ ہمیشہ جاگ پنجابی جاگ کا اور پنجابی تیری پگ نو لگ گیا داغ اس طرح کے نعرے لگاتے تھے۔ زرداری صاحب ہمیشہ سندھ کارڈ کھیلتے ہیں، بلوچی ہمیشہ یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، KPK والے الگ اپنا رونا روتے ہیں۔ اور یہ میں عام عوام کی بات نہیں کر رہا، ان کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے وزیر ہیں میں ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ ہمیشہ آپ نے تفریق پھیلائی۔ ایک ہی ایسا لیڈر آیا عمران خان جس نے سب کو اکٹھا کیا، جس نے ہمیشہ یہ کہا میرے پاکستانیوں، کبھی کسی صوبے کی نمائندگی نہیں کی، کبھی اس نے یہ نہیں کہا فلاں صوبہ زیادہ کھا رہا ہے، فلاں صوبہ زیادہ کما رہا ہے، ہمیشہ پاکستان کی بات کی۔ تو جب ایک انسان ایسا آیا جس نے پاکستان کی بات کی اور حقیقی معنوں میں اس نے اس قوم کو یکجا کر دیا، یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ قوم یکجا ہوئی، پرانے زمانے کے سارے چور ڈاکو بھی یکجا ہوئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے عمران خان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ لوگ جو ٹھیک 5 سال پہلے ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ایک دوسرے کے سجن بنے ہوئے۔ تو پھر آپ لوگ عوام کو کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ اس ملک میں تفریق چاہتا ہے، وہ اس ملک کو توڑنا چاہتا ہے۔ ابھی سندھ میں جو سندھی پٹھانوں کی لڑائی لگی ہوئی ہے اس کو کیوں ہوا دی جا رہی؟ صرف اس وجہ سے کہ پٹھانوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ آدھے تقریباً پٹھان ہیں سندھ میں، ان کو آپ نکال کے صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں محفوظ ہو جائیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ باتیں بہت لمبی ہو گئیں، ان شارٹ آخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ پاکستانی بھائیوں، اس ملک کو جوڑنے کی بات ہمیشہ عمران خان صاحب نے کی۔ آپ چاہے پرانی تقریریں دیکھ لیں، چاہے آپ کل کی تقریر دیکھ لیں، اور اس ملک کو ہمیشہ توڑنے کی بات ہمارے یہ جو چہیتے آج کل فرشتے بنے ہوئے ہیں، چور ڈاکو، خود یہ ایک دوسرے کو کہتے رہے، ان سب نے اس ملک کو توڑا ہے۔ اور ہمیشہ کالا باغ ڈیم پہ انہی لوگوں نے اختلاف کیا، ہمیشہ صوبائیت انہوں نے پھیلائی۔ اور آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کے کرداروں کو جانچیں، پرکھیں، ان کے بلکہ پرکھوں کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے 71 میں پاکستان توڑنے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔